शाम मैदान में बैठे ये कहते हुए एक बच्चा रोता है, हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है। यूं ना झांका करो किसी गरीब के दिल में, वह हसरतें बेलिबास रहा करती हैं। आंखों में आंसू लेकिन मन में कुछ करने की चाह आज हमारे गेस्ट के दिल में है। आज के हमारे गेस्ट विश्वास कुमार झा उर्फ बिट्टू विश्वास झा। ही इज द चेयरमैन ऑफ अमिकला भागीश्वर फ्री स्कूल इन सीतामढ़ी, बिहार। हेलो एंड वेलकम टू रामा राशि फाउंडेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिट्टू जी। धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने सीतामढ़ी ऐसे पिछड़े जगह को अपने चैनल में इंटरव्यू के लिए आज एक जगह दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बिट्टू जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपका ये एनजीओ, आपका ये ट्रस्ट जो है, ये कौन कौन से अच्छे काम कर रहा है छोटे छोटे बच्चों के लिए, इसके बारे में आप हमें बताइए। मेरे पिताजी तो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने मुझे, जब मैं 12th पास आउट किया था, घर में बहुत सारी समस्या थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अपने जीवन की शुरुआत आप कहीं तो करेंगे ही, तो क्यों नहीं गरीब के बच्चों को पढ़ा के किया जाए, इसमें बहुत जस है। उन्होंने वो बराबर उदाहरण देते थे कि हमारे गांव में जितने गरीब लोग थे, उन लोगों ने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया गरीबी से लड़ने का। उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। आज हमारे गांव के बहुत सारे लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। ये उनका ये वर्ड मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे पिताजी का ये बहुत खूबसूरत, ये प्रेरणादायक ये शब्द था कि गरीब के बच्चों को पढ़ाओ और वहां से अपने जीवन की शुरुआत करो। तो मैंने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 99 में ही स्कूल खोला। उस टाइम बहुत छोटे लेवल पर मैं कर रहा था, तब से मुझे बहुत अनुभव हुआ, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। और ये अभी जो कोरोना काल आया ना, तो मैंने देखा कि पत्र पत्रिकाओं में प्राइवेट स्कूल के प्रति लोगों का एक नफरत भरा माहौल बन गया। लोगों के मन में है कि ये सभी लोग लूटते हैं। मैं चाहता हूँ उस माहौल को समाप्त करूं। प्राइवेट स्कूल के कल्चर में मैं चाहता हूं कि बिना किसी तरह का फी लिए जन सहयोग के माध्यम से एक सुंदर सा स्कूल चलाऊं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उसी क्रम में मैंने लोगों से जन सहयोग के लिए अपील किया। एक ऐसा स्कूल हम लोग चला रहे हैं जिसमें बच्चे को संतुलित आहार मिलता है, बच्चे को उसके घर जैसा माहौल मिलता है। उसको लगता है कि वो प्राचीन काल में था ना, भगवान राम भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े थे। भगवान राम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसे गुरुकुल कहा जाता था। भगवान कृष्ण भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, उसे संदीपन मुनि का आश्रम कहा जाता था। उस समय प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा कल्चर हुआ करता। मैं चाहता हूं कि ये खोई हुई प्रतिष्ठा प्राइवेट स्कूल में फिर से लौट जाए। हम लोग क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं बच्चों का। हम लोग उन्हीं परिवार के बच्चों को पढ़ाते हैं जो गरीब एवं अलाभकारी समूह के बच्चे हैं, जो अभी तक जो फैमिली विकास की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाया है। ऐसे परिवारों का हम लोग चयन करते हैं, स्लम में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, गरीब के महलों में जाते हैं, वहां उनसे मिलते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना बच्चा दीजिए और हम आपके बच्चे को वह तालीम देंगे, वह जिंदगी देंगे, जिससे ये आपके सपनों का एक राजकुमार होगा और सपनों का महल खड़ा करेगा। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसका लोग बड़ी स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा आपकी ये धारणाएं हैं और बहुत अच्छी आपकी ये सोच है बिट्टू जी। तो ये अमिकला नाम कैसे आया और इस स्कूल का ध्यान मतलब कैसे और कौन रखता है? कौन से टीचर्स होते हैं जो इन बच्चों को आते हैं? आप कैसे उनकी फीस देते हैं? इसके बारे में आप हमें बताइए। पुरुष के जीवन में उसकी माँ की बड़ी भूमिका होती है। ऋग्वेद में एक श्लोक आया है मैम
आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मंत्र मनोजधम अयोग्य पुरको नास्ति योजकः तद दुर्लभम। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है ये ऋग्वेद में, चाइल्ड साइकोलॉजी पर वेद व्यास जी ने लिखा है। उसमें उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस पुरुष का के माता पिता व्यवहार कुशल होते हैं, विद्वान नहीं भी होते हैं, तो वे अपने बच्चों को व्यवहार कुशल बना लेते हैं, और जिनमें व्यवहारिकता आ जाती है वे जीवन में सफल भी हो जाते हैं। मेरी माताजी जब मैंने हॉस्टल की स्थापना की थी तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि बच्चों को कुछ तुम नहीं कर सको तो कम से कम भोजन अच्छा देने का प्रयास करो, उसे माहौल अच्छा देने का प्रयास करो, उसे उसकी खुशियां मिलनी चाहिए घर जैसी। ये मेरी माँ हमेशा बोलती थी। मेरी माँ को बहुत लगाव था बच्चों से। बेटा से तो हर महिला को लगाव होता है, लेकिन दूसरे के बच्चों से लगाव होना ये बड़ी बात है। तो मेरी माताजी स्वर्गीय हो गई और उन्होंने ही मुझे इस पेशा में, और मेरी पिताजी ने मुझे लाया था। तो मेरी माँ का नाम है अमी कला, ये चंद्रमा का पर्याय है। तो मैंने माताजी का नाम लिया और पिताजी का नाम, ये दोनों नाम से मैंने स्कूल की स्थापना की है, अमी कला बागेश्वर फ्री स्कूल। अब स्वाभाविक है कि माँ पापा का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं जीवन में नहीं चाहूंगा कि उनका नाम कभी जमीदोज हो। जैसे सूरज अमर है, चंद्रमा अमर है, वैसे मेरे मम्मी पापा का भी नाम अमर हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस फील्ड में आया हूँ। किसी तरह का शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं इसमें। ये टोटली जन सरोकार से स्कूल चल रहा है, लोग सहयोग करते हैं। और मेरा एक दूसरा लाइफ भी है, पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, वहां से मुझे जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को मैं यहाँ खर्चा कर देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। ये तो बहुत ही अच्छा है। जब हम बहुत से लोगों से बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना सुंदर और कितना अच्छा गहरा काम लोग कर रहे हैं, विच इज वंडरफुल। बिट्टू जी, आई थिंक दिस इज ग्रेट। इस ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं, आप इसका ध्यान रखते हैं। आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपने अभी बोला आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आप बच्चों को स्कूल में देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। जिन बच्चों को मैं फ्री स्कूल में पढ़ाता हूँ उनका बैकग्राउंड है कि उन लोगों ने आधुनिकता कल्चर को केवल टेलीविजन में देखा है। उनके घर में टेलीविजन भी नहीं होता है। वे लोग अपने आस पड़ोस के घरों में जाके छुप के डांट सुन करके एक ऐसे माहौल में वो लोग पलते हैं जहां बिल्कुल कुछ भी अपना नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को हमारा प्रयास होता है कि पहले तो उनको एक कल्चर दिया जाए जिसमें उनको लगे कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ के ही हम कुछ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो औसत दर्जे की प्रतिभा में उनमें कमी होती है। उनको यदि जबरदस्ती करके पढ़ाया जाए तो संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों का प्रयास होता है कि पहले बच्चों को जैसी क्लास में बच्चे इन करते हैं तो उनको पहली घंटी हम लोग खेल का देने का प्रयास करते हैं। खेलने के क्रम में बच्चों को मनोरंजन मिलता है और उनको लगता है कि ये दुनिया घर से ज्यादा अच्छी है। तो पहले वो खुश हो जाते हैं और जब वो हमारी बात को 100% अनुसरण करने लगते हैं उसके बाद हम लोग उनकी क्लासेस शुरू करते हैं। ये देखना पड़ता है कि बच्चे पढ़ने में तो बाद में अच्छे होंगे, पहले उनका चारित्रिक विकास हो सके। और चारित्रिक विकास के क्रम में हम लोग पहली प्राथमिकता उसकी लिखावट को देते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जिस पुरुष की लिखावट अच्छी नहीं है, जिस छात्र की, उसने अधूरी शिक्षा पाई है। और आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये फर्स्ट सिचुएशन होता है कि उसकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लोग उसको चारित्रिक विकास पर बल देते हैं। आजकल जो हमारे नौजवान हैं उनमें उनके चारित्रिक विकास का कोई क्लास उसे मिल नहीं पाता है। बहुत सारी रूढ़िवादिता, बहुत सारी कमियां हैं हमारे समाज में, ये हमारे बच्चों में नहीं है। इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं और उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि जो भारत सरकार का जो करिकुलम है उस करिकुलम में वह बच्चा इतना दक्ष हो जाए कि आने वाले जीवन में, आने वाली प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धा में वह पीछे न रहे। तो ये सब हम लोग उसका निश्चित रूप से ख्याल रखते हैं। बच्चा प्रतिस्पर्धी बने, वह बड़ा होकर के भारत का सच्चा नागरिक बन सके, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पहले उन बच्चों को आप खेल में डालते हैं,
ताकि उनको लगे कि ये घर से ज्यादा अच्छी जगह है. आई थिंक दिस इज टोटली प्लेइंग विद द चाइल्ड साइकोलॉजी, एंड दिस इज वंडरफुल जो आपने बोला है. इसका मतलब है कि आप बहुत ही सक्षम है अच्छा स्कूल चलाने में, विश्वास जी. तो जब आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इन बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन्स करते हैं, आई थिंक अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, जी तो लॉकडाउन जैसे हुआ, लॉकडाउन में तो ये स्कूल बिल्कुल बंद होगा, तो आपने कैसे बच्चों तक कैसे पहुंचे आप? काम करने वाले को मन नहीं लगता है घर में, बच्चों से बहुत लगाव है हम लोगों को। तो हम लोगों ने कोरोना काल में इतना प्रयास किया कि बाहरी वातावरण से दूर रहे, लेकिन बच्चों से दूरी अपने आप को नहीं कर पाए। हम लोग उनके घर जाते आते रहे, उनके पेरेंट्स बहुत चाहते हैं उन्हें, हम लोगों का जो प्रेम हो गया है आपस में घर जैसा हो गया है। तो हम लोग हाउस टू हाउस जाते रहे और कभी कभी बच्चों के साथ किसी फील्ड में खेलते कूदते रहे, ताकि बच्चों का जो माहौल हम लोगों ने बना के रखा है उस माहौल से बच्चा दूर ना हो सके। क्योंकि माहौल जब गैपिंग आती है तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है। बच्चे तो ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है उस पर आप जैसा चाहे जो चाहे आप लिख सकते हैं। बच्चों से हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके घर के अगल बगल जो भी खेल का मैदान है उसमें हम उनसे मिले, एक्सरसाइज वगैरह का जो हमारा क्लास होता है स्कूल में वो वहीं करें। प्लेइंग एक्टिविटीज जितनी होती है हम लोग रोज बच्चों के बीच में जाते रहे और बच्चों के साथ खेलते रहे। बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि ये सर हमारे सर ही नहीं है, हमारे दोस्त की तरह हैं। ये माहौल हम लोग बना के रखे, अभी तक बच्चे हमारे संपर्क में हैं और हम जाते आते रहे। कभी बच्चों के लिए बिस्किट लेकर के गए, कभी टॉफी लेकर के गए। जो बच्चों का कल्चर है, आप कल्पना कीजिए कि जब हम लोग छोटे थे कोई गेस्ट आते थे हम लोगों के लिए 2 टॉफी लेकर के, तो मन छोटा हो जाता था, मन कहता था कि 4 होता, 5 होता, 10 होता, तो बहुत अच्छा लगता। तो ये माहौल हम लोगों ने बच्चों को देने का प्रयास किया कि जब गए तो एक मुट्ठी टॉफी ले जाकर के उनके हाथ में डाल दिए। तो बच्चे भी बोलते हैं कि सर मजा आ जाता है जब आप हमको कुछ देते हैं, जब एक मुट्ठी टॉफी देते हैं वो काउंटेड नहीं होता है। ये बच्चों का ये गिफ्ट हम लोगों को मिलता है, उसकी एक मुस्कुराहट उसको करोड़ों भी में भी आंका जाए तो कम है। दिस इज सो स्वीट एंड सो टची, विश्वास जी. जैसे आपने हमें बताया है कि आप फ्री मील्स भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं स्कूल में, तो उसकी फंडिंग और उसकी पूरी तैयारी कैसे करवाते हैं? आपके पास क्या कोई बड़ा किचन है या कैसे ट्रेन्ड स्टाफ है, कैसे आप केयर टेक करते हैं? अभी तो मैम एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग अभी ये फेस कर रहे हैं कि जो फ्री स्कूल हम लोग चला रहे हैं उसका किचन हमारे पास, जो हमने बताया था कि हम एक स्कूल की नौकरी भी करते हैं और वो स्कूल हमारे ट्रस्ट के द्वारा ही चलता है, चिल्ड्रेंस हैप्पी होम नाम से वो स्कूल चलता है। हमारे जितने टीचर हैं वे सभी त्याग की भावना से पढ़ाते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो भी फंडिंग करते हैं, हम लोग भी फंडिंग करते हैं और हमारे कुछ फैमिली मेंबर हैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं वो फंडिंग करते हैं। और हमारा जो पहले से किचन है हम लोग उसी किचन में बच्चों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था करते हैं। उसका एक अलग अलग मेनू है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मीठा अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नमकीन अच्छा लगता है। ये भी ख्याल करना पड़ता है कि बच्चों के यदि टेस्ट के अनुसार, सपोज कि आपने एक मेनू बना रखा है, किसी दिन मीठा भोजन बनना है और 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मीठा अच्छा नहीं लगता तो वे भूखे चले जाएंगे, तो इसका भी ख्याल करना पड़ता है। ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक पब्लिक स्कूल चल रहा था, हम लोग उसी के किचन में बच्चे के लिए उसको तैयार कराते हैं और फिर जो दूसरे जगह जो हमारा जो स्कूल है उसको, हमारे पास अपना स्कूल का वाहन है, उससे हम वहाँ ले जाते हैं और फिर उसको जो बना होता है हम लोग उसको खिलाते पिलाते हैं। ये स्कूल चलाते चलाते आपकी लाइफ कैसे बदली है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि हर कोई इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाता है। किसी दूसरे के लिए जीना, आई थिंक ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। आप जरूर सबको बताएं कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी लाइफ कैसे बदल जाती है। जब मैं 17 ईयर का था मैम, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था
घर में बहुत सारी समस्या थी, तो पिताजी ने कहा कि बच्चों को ही पढ़ा करके अपने जीवन की शुरुआत करो। प्राइवेट स्कूल में मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाता था, वहाँ छोटी सैलरी हुआ करती थी जिससे घर का काम नहीं चल पाता था, तो मुझे हाउस ट्यूटर के रूप में मुझे जाना पड़ता था लोगों के घर पढ़ाने। उससे कुछ पैसे आ जाते थे, लेकिन टाइमिंग मेरा बहुत इंगेजमेंट होता था। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं देखी हैं, होता है ना बच्चों को बहुत खेलने का मौका मिलता है, ये सब नहीं मिला। बस बचपन से काम करने का जो मौका मिला ना, वो काम करने की आदत सी हो गई। तो मैंने विवाह भी बहुत लेट से किया। 2010 में मेरी शादी हुई, 77 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। काम करने के क्रम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, तो पता नहीं चला। और वाइफ भी बहुत सहयोग करती हैं, वो भी पढ़ाती हैं बच्चों को। ये इस कारण से घर का जो माहौल है, ये दिन रात बच्चों को पढ़ाने में जो ऊर्जा मिलती है, जो खुशियाँ मिलती है, जब कोई पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल दी, तो ये इस खुशी को करोड़ों अरबों में नहीं खरीदा जा सकता है मैम। आप कभी टीचर बन करके देखिए तो पता चलेगा। वैसे छात्र जब बोलते हैं कि सर आप बहुत ऑनेस्टली पढ़ाते थे, कहीं दूर दराज गाँव में कभी मिल जाते हैं, कहीं किसी बड़े जंक्शन पर मिल जाते हैं और बोलते हैं कि सर आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें आपका योगदान है, और वो जो गर्व उस समय जो महसूस होता है, मैं आपने सही कहा कि हर कोई नहीं कर सकते हैं। किसी की इच्छा होती है अच्छा खाने का, किसी की इच्छा होती है अच्छा पढ़ने का, किसी की इच्छा होती है अच्छा दिखने का, और किसी की इच्छा होती है दुनिया में नाम रोशन करने का। तो ये ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी, हम भगवान को भी इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आजीविका का कोई ना कोई क्षेत्र तो होता ही, लेकिन दूसरे को जिंदगी दे करके और दुनिया में नाम शोहरत कमाने का जो ईश्वर ने मुझे मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो विश्वास जी, लास्ट में आप कुछ मैसेज खास देना चाहेंगे सबको? दुनिया में बहुत तरह के काम हैं, हर तरह का काम करके अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। आपके लाख प्रयास करने के बाद यदि आपकी जिंदगी नहीं बदलती है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। यदि आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो वे केवल आप ही परिस्थिति को नहीं बदलेंगे, वे समाज को बदल सकते हैं, वे राष्ट्र को बदल सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो नफरत का माहौल समाप्त कर सकता है। शिक्षा के द्वारा हम देखते हैं कि मनुष्य ही नहीं, जानवर भी अपने ओहदा को बढ़ा लेते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है इस दुनिया में, इसलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर बच्चा शिक्षित हो। आई थिंक दिस इज वंडरफुल। हम अपने सारे फॉलोअर्स, सारे व्यूअर्स, जो भी लोग हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं that he is looking for a little bit of funds, little bit of support. If by any means you could send across some funds to these kids, जो छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे बिलो पॉवर्टी बच्चे हैं, जिन बच्चों को कोई हेल्प नहीं कर रहा, उनको बिट्टू जी हेल्प कर रहे हैं। So please support him through some funds. This is a fundraiser video that we are doing. Go ahead. His number is available on the poster, in this video, on this feed. Please go ahead, get in touch with him, and please raise some funds for him.